Hello students, I hope you and your family members are safe and healthy. इस वीडियो के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहती हूँ many students, those who are watching videos are sending me their notes, अपने नोट्स के क्लिक्स भेज रहे हैं मुझे कि we are making notes and we are watching your videos. So it's very good to see कि बच्चे इतने क्रूशियल टाइम में भी ऑनलाइन स्टडी करके व्हेन द टीचर इज नॉट इन फ्रंट ऑफ देम दे आर ट्राइंग हार्ड. ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है. बच्चों ने मुझे अपने नोट्स के क्लिक्स भेजे हैं. सो आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स and if you are I just want to tell you, if you are finding any problem in any video regarding any topic, so you can call me or WhatsApp on this number. This is my number 9034607359. In my every video I'm going to display my number to you people. मीन्स हमारी HCPS फैमिली में और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो भी उन्हें भी नंबर अवेलेबल हो सके, वो भी हमसे टच में रह सके, हमसे कांटेक्ट में रह सके. इसलिए नाउ कम टू द टॉपिक. वी वर डूइंग aggregate demand and its component. Aggregate demand and its component. In my previous video I have told you that aggregate demand means the aggregate expenditure of the country. पूरे देश का सब गुड सर्विसेज पर होने वाले खर्चे को एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का नाम दिया जाता है. एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट के तौर पे मैंने आपको बताया था. एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं. एक C+I मींस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अनदर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो in today's video I'm going to explain you these components are having what kind of relationship these components are having with income. In my previous video I have told you that in this chapter, in the Keynesian theory, we are going to do the study of aggregate demand with the income. इनकम को Y से डिनोट करते हैं. दिस इज इनकम. हम एग्रीगेट डिमांड की स्टडी जो है वो इनकम के साथ करने वाले हैं. मतलब एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट हैं C+I मींस C की स्टडी Y के साथ अलग से और I की स्टडी Y के साथ अलग से. So today my topic is when we are doing study of C and Y. C और Y की स्टडी करने वाले हैं हम आज. So जिसको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कंजम्पशन फंक्शंस. कंजम्पशन फंक्शन मींस when we are doing study of C and Y. So how can we take it this into consideration कि मैंने एक शेड्यूल बनाया जिससे हम ये पता करेंगे कि हम कंजम्पशन जो करते हैं, कंजम्पशन वी ऑल नो दैट एक्सपेंडिचर वी आर डूइंग टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको कंजम्पशन कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं. तो उसका हमारी इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है. सी when the income is zero, suppose हम इनकम के हर पहलू को लेंगे. अगर कोई इंसान कमाता नहीं है, when the income is zero but consumption cannot be zero, so first thing you have to note it down. जो आप नोट्स बना रहे हैं उनके अंदर आप इस चीज को नोट डाउन करेंगे. in fact it is written in your book also. आपकी किताब में भी लिखा है कि consumption can exist even at the zero level of income. Zero level of income पर भी कंजम्पशन एग्जिस्ट करता है. क्योंकि देखो कोई अगर कमाता नहीं है तो भी वो खाना तो खाएगा ना. इतना कंजम्पशन तो होता है. इसको दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन.
मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन किसको कहते हैं? व्हेन द इनकम इज जीरो. एंड अनदर name of this consumption when the income is zero is called autonomous consumption. आपको ये बात याद रखनी है, नोट डाउन करके रखनी है कि इनकम जब जीरो होती है तो कंजम्पशन एग्जिस्ट करता है, और इस कंजम्पशन को लाइक 20 it is called minimum level of consumption, और you can say autonomous consumption, या फिर इसको सिंबलाइज करते हैं C bar. So it's very important to note it down. इसके दूसरे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. क्लियर? सो ऐसा हो सकता है कि अगर इनकम जीरो हो तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो? समटाइम हैपन्स. ऐसा होता है कि इनकम कम होती है लेकिन खर्चा ज्यादा होता है. तो हम वो खर्चा कहाँ से करते हैं? इन फर्स्ट केस वी आर नॉट हैविंग इनकम एंड आवर कंजम्पशन इज 20. कहाँ से करोगे आप वो खर्चा? या तो आप अपनी पास्ट सेविंग्स में से वो करते हो, या आप उधार लेते हो, बोरोइंग्स. इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आपकी इनकम जीरो हो और आप 20 रुपए खर्च कर रहे होंगे. तो ये 20 रुपए या तो आप बोरोइंग्स लेंगे कहीं से, या अपनी पास्ट सेविंग्स में से उस पैसे को लेंगे. तो जब इनकम जीरो होती है, कंजम्पशन 20 होता है, मतलब 20 के 20 उधार लिए या पास्ट सेविंग में, तो आप इसको -20 करके लिखते हो. एस यहाँ पे सिंबलाइज करता है सेविंग्स के लिए. ठीक है, आपकी सेविंग्स जो है वो -20 हो गई. ठीक है. इन द नेक्स्ट केस योर इनकम इज 30 एंड योर कंजम्पशन इज 50. योर कंजम्पशन इज 50. तो फिर अब ये 20 रुपए ज्यादा कहाँ से आएंगे? फिर दोबारा से या तो आपकी पास्ट सेविंग्स में से आएंगे या आप उधार लेंगे. सो अगेन अगर आप अपनी सेविंग्स को यहां पर लिखेंगे, सो योर सेविंग्स विल बी -20. सो ये सीधा सीधा रिलेशनशिप होता है हमारा इनकम, कंजम्पशन और सेविंग का. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Our income is 60 and consumption is also 60. मतलब आपकी इनकम है 60 रुपए सपोज, और आपका एक्सपेंडिचर भी है 60. 60 रुपए आपने कमाए, 60 ही खर्च कर दिए. सो सेविंग्स जीरो, ना आपको बोरोइंग्स लेनी पड़ी, ना आपके पास कोई सरप्लस है. सो योर सेविंग्स आर जीरो. So we are trying to take all the levels जो हो सकता है कंजम्पशन और इनकम का, जो रिलेशनशिप हो सकता है, हम उन सब लेवल्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. कि ऐसा भी हो सकता है कि इनकम बिल्कुल ना हो, जीरो हो, तो कंजम्पशन का कोई ना कोई लेवल जरूर होता है. ऐसा भी हो सकता है कि इनकम जो है वो कंजम्पशन से कम हो. ऐसा भी हो सकता है कि इनकम और कंजम्पशन जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो. एट दैट पॉइंट देयर विल बी नो सेविंग्स एट ऑल, नो माइनस सेविंग, नो प्लस सेविंग. मीन्स द सेविंग इज जीरो हियर. जीरो है यहां पर सेविंग्स. एक और लेवल देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट, दैट इज कि if your income is 90, suppose if your income is 90 and your consumption is 70. 90 रुपए थे आपके पास और आपने 70 रुपए का खर्च किया, तो फिर आपके पास 20 रुपीज सरप्लस रहे. मीन्स दिस इज योर प्लस सेविंग, दिस इज योर +20.
सो आई हैव गिवन ऑल द लेवल्स. तो इन लेवल्स में आपको एक बात आपको और नोट डाउन करके रखनी है, दैट इज सेविंग्स नेगेटिव भी हो सकती हैं, सेविंग्स जीरो भी हो सकती हैं, सेविंग्स प्लस भी हो सकती है. ठीक है. और यहां पर आपको 4 बातें ध्यान रखनी है तो यहां भी बेसिकली तो 3 ही हैं, लेकिन ये 0 लेवल वाला पॉइंट आपको और अच्छे से याद रखना है कि इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो सकती है, इनकम कंजम्पशन के बराबर हो सकती है, इनकम कंजम्पशन से कम हो सकती है. इवन एट द 0 लेवल द कंजम्पशन कैन बी देयर. क्लियर. सो ये हमने पढ़ा रिलेशनशिप इनकम और कंजम्पशन का, और यही रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है आपका सेविंग का लेवल. बिकॉज इन द फर्दर टॉपिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ द एस एंड वाई ऑल्सो, सेविंग फंक्शन इज ऑल्सो देयर. तो आपको ये लेवल्स पता होने बहुत जरूरी है उसके लिए कि सेविंग किस किस लेवल पर हो सकती है. अब इसी शेड्यूल को हम यहाँ पर कर्व में देखेंगे. I have made a curve that one curve is there that is at the 45. This is y. In my previous video, I have told you why this is at the 45. See the previous video to know that why this curve is at the 45. It will always be at the 45. ये बात ध्यान रखनी है वैसे आपको कि हमेशा 45 पर होता है, क्योंकि हमारी इनकम हमारे एक्सपेंडिचर के एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर के अजम्पशन पर हम चलते हैं. सेकेंड कर्व जो मैंने यहाँ पर बनाया है दैट इज योर कंजम्पशन कर्व. कंजम्पशन आई हैव स्टार्टेड माय कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द 20. बिकॉज हमारा जो शेड्यूल है, टेबल है, टेबुलर प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर हमने कंजम्पशन 20 लिया. तो आई हैव स्टार्टेड 0 लेवल ऑफ इनकम पर हमारा कंजम्पशन है 20. और ये शेडेड एरिया इस कर्व का, when your consumption curve is your greater than your income, when your consumption is greater than your income, in this phase your savings are minus s. आपकी सेविंग्स जो है वो माइनस एस कहलाती हैं. ये हमने शेड्यूल में भी देखा. उसके बाद देयर इज अ पॉइंट, और यू कैन से ई पॉइंट इज हियर, जहां पर आपकी y और c मीन्स द इनकम एंड कंजम्पशन आर इक्वल टू ईच अदर. इंटरसेक्ट करते हैं ना, जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है वहां पर वो दोनों बराबर है. इस पॉइंट को आप y इज इक्वल टू c पॉइंट भी कह सकते हैं, और इकोनॉमिक्स में इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है. जहां पर दो चीजें बराबर होती हैं उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है. तो वी हैव डिटरमाइंड वन पॉइंट हियर जहां पर आपकी इनकम और आपका कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर था. यहां पर आपका सेविंग का स्टेटस क्या है? आपकी सेविंग ब्रेक इवन पॉइंट पर 0 होती है. इन द बोर्ड एग्जाम एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कंजम्पशन फंक्शन के ब्रेक इवन पॉइंट पर एस का स्टेटस बताइए, सेविंग का स्टेटस बताइए. एमसीक्यूज में पूछा गया था. सो इफ यू नो दिस रिलेशनशिप यू कैन इजीली टेल कि यहां पर सेविंग जो है वो 0 होती है. इज इट क्लियर नाउ? कि अगर आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो तो सेविंग का स्टेटस बताइए. तो आप बताएंगे सेविंग का स्टेटस नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेविंग होती है. एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं ये वाली चीजें बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में. और अगर आपकी इनकम आपके कंजम्पशन से ज्यादा है, इसको कर्व में मैं यहां पर शेड कर रही हूं. सो दिस इज द एरिया वेयर योर इनकम is greater than your consumption, means आपका सेविंग यहाँ पर
प्लस के स्टेटस में होता है. I've written over here minus s, s is equal to 0, plus s. So this is all about the relationship between y and c. Listen, बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्लेन करो, सो यू हैव टू गिव द मीनिंग ऑफ दैट कि y और c के रिलेशनशिप को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं. आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर एटलीस्ट ये 4 स्टेज आपको बनानी पड़ेगी. यू कैन टेक योर ओन नंबर्स फॉर दिस, डिजिट्स आप अपने ले सकते हैं, बट ये 4 स्टेटस जरूर आने चाहिए. देन आफ्टर यू विल मेक दिस कर्व लाइक दिस. इस आपको बताना पड़ेगा इस तरीके से कर्व बता के. आफ्टर दैट मैंने आपको क्लास में भी चीजें समझाई है, अभी फिर बता रही हूँ. आफ्टर दैट यू विल राइट द ऑब्जर्वेशंस आफ्टर द कर्व. इट इज वेरी नेसेसरी टू राइट द ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं जो हमने अभी अभी इन सबसे ऑब्जर्व किया. सो यू विल मेक योर पॉइंट्स ओवर हियर. आप यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे. पॉइंट नंबर 1 इज जब इनकम 0 होती है तो जो भी कंजम्पशन होता है उसको हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कहते हैं, या ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, या सी बार कहते हैं. आप इस पॉइंट के अंदर लिखेंगे एंड दैट इज 20 इन अ टेबल. सेकेंड पॉइंट क्या? सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि व्हेन द कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, so we'll borrow from somewhere, savings will be negative, that will be -20. So you will write the another observation. All these observations are written in your book. Maybe book के अंदर, आपकी बुक के अंदर डिजिट्स दूसरे हो सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए इस तरह की टेबल बना के देखेंगे. अपने डिजिट्स ले सकते हैं आप जो चाहे. कर्व की प्रैक्टिस करेंगे, साथ में 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, चारों 4 ऑब्जर्वेशंस की प्रैक्टिस करेंगे साथ में कि मुझे अगर ये चारों ऑब्जर्वेशन लिखनी है तो हाउ कैन आई राइट ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स में मुझे सारी ऑब्जर्वेशन लिखनी है. क्लियर? वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड ओवर हियर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. कि कंजम्पशन फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. कंजम्पशन फंक्शन को एल्जेब्रिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं. कंजम्पशन फंक्शन मीन्स द सी इज इक्वल टू सी बार. सी बार क्या है हमारा यहाँ पर? दैट इज 20 व्हेन योर इनकम इज 0 प्लस एमपीसी. ये नया है आपके लिए. एमपीसी मीन्स द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि हमारी इनकम में जितना चेंज आया है उसके प्रोपोर्शन में हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस, सपोज हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारी इनकम थी 30 और उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो इनकम है दैट इज 60. तो यहाँ पर हमारी इनकम के अंदर कितना चेंज आया? 30 से 60 हो गई. इनकम के अंदर कितना चेंज आया? 60 माइनस 30 मीन्स द 30. हमारी इनकम के अंदर चेंज आया 30. डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन इनकम. डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज हो गई है कि डेल्टा वाई का मतलब है इनकम में कितना चेंज आया. इनकम में चेंज आया 30 का. सो वी आर रिटन ओवर हियर. इस इनकम में चेंज आने के साथ कंजम्पशन के अंदर चेंज कितना आया? हमारा कंजम्पशन पहले 50 था, बाद में हमारा कंजम्पशन हो गया 60. तो कंजम्पशन में चेंज आया 10. 60 माइनस 50 10. कंजम्पशन के अंदर चेंज आया 10. तो जब हम एमपीसी कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा वाई डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई कैलकुलेट करते हैं. डिजिट्स मैंने प्लेस कर दिए हैं. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0.33. ये हमारा एमपीसी कैलकुलेट हुआ है. तो ये होता है हमारा एमपीसी. आई एम रिपीटिंग, एमपीसी मीन्स कि जितना हमारा इनकम में चेंज आया है उसके प्रोपोर्शन में हमारे
कंजम्पशन में कितना चेंज आया है, इसको एमपीसी कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम करते हैं तो सी बार मीन्स द ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी, जो भी हमारा एमपीसी हो, इनटू वाई। ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कंजम्पशन फंक्शन का। जब हम इसको न्यूमेरिकल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब हम इसको कंसिडरेशन में लेंगे, तब इसको सॉल्व करना आपको और सिखाएंगे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कंजम्पशन फंक्शन। हमने कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा कि कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन का शेड्यूल कैसे बनता है। ये 4 पॉइंट्स जरूर होने चाहिए आपके शेड्यूल में। आप अपने डिजिट्स ले सकते हैं, कोई भी कर्व होना चाहिए, कर्व के साथ आपको ऑब्जर्वेशन इन वर्ड्स लिखनी आनी चाहिए, और आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। सो इसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक के अंदर, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, you can call me, you can be in touch through WhatsApp also. Thank you, students.